हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंडियन इकोनॉमी की वन शॉट की सीरीज में आज हमारी गाड़ी आके रुक गई है तक के सबसे जरूरी चैप्टर के ऊपर। वो है रूरल डेवलपमेंट। इससे पहले आपने जितने भी चैप्टर पढ़े वो सब पास्ट की कहानियां हैं। 1950, 1960, 1980, 1990। पर अब जो हम पढ़ने वाले हैं यह है आज का भारत। और आज के भारत से केस स्टडी बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए चैप्टर ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको नंबर लाने हैं। और डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से जरूर बनता है। तो चैप्टर को ध्यान से आके खोल के देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाएगा। और चैप्टर के अंदर आंसर कैसे लिखने हैं, इस कला को अगर समझना है तो बालको ये आप लोगों के पास आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी कि इन पुस्तकों के अंदर ये मैक्रो, ये इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, सब कुछ कवर है इन दो छोटे पैकेट के अंदर। और कमाल की बात यह है कि आप ही जैसे लोगों ने इसको बनाया है वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ Amazon। चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए शुरुआत करते हैं रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट को दो शब्दों में तोड़ा गया है। रूरल यानी गांव, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो रूरल डेवलपमेंट मिलके क्या बना? गांव का विकास। यहां याद रखें, हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे, हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है खेती का विकास, जबकि रूरल डेवलपमेंट का मतलब है गांव में आने वाली सभी चीजों का विकास। इसके अंदर आदमी यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, पोवर्टी भी आता है, और साथ साथ में एग्रीकल्चर भी आता है। तो रूरल डेवलपमेंट एक बड़ी टर्म है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक छोटी टर्म है। अगर इसको ग्राफ से या डायग्राम से समझो तो ये अगर एग्रीकल्चर है तो ये पूरा रूरल है। ठीक है, तो रूरल के अंदर एग्रीकल्चर भी काउंट होता है, बट रूरल एक बड़ी टर्म है और इसी के हिसाब से हमने इसकी डेफिनेशन बनाई है। तो अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो वो देखिए, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये इंडिविजुअल टर्म नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, विच एसेंशियली फोकस ऑन, किसके ऊपर फोकस कर रही है? एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया। उन एरिया पे काम करो जो कि लैकिंग बिहाइंड है, किस चीज में? इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। गांव के विकास में उन एरिया पे काम करो जो एरिया पीछे रह गए हैं, थोड़े अटक गए हैं, थोड़े रुक गए हैं, उसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। किसी भी चीज का अगर आपको विकास करना है तो विकास में एक चीज मैंडेटरी है, वो है पैसा, यानी रोकड़ा, यानी मनी। अब जब गांव की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा जहां पर फ्लो होता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर गांव की जान है, हमारी लाइवलीहुड है। बेसिक लाइवलीहुड जो है पूरे भारत की वो भी एग्रीकल्चर है। तो गांव की तो मोर देन 70%, 80% हम मानते हैं कि लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। जब इतने बड़ा तबका लोगों का वहां पर अटका हुआ है तो वहां पर पैसे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इस रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि खेती बाड़ी के लिए उधार लेना। अब हमारा जो किसान है ना, उसके साथ एक प्रॉब्लम है, मेहनत वो बहुत करता है पर पैसा उसके पास बहुत कम बचता है। इसलिए ज्यादातर किसानों को खेती करने के लिए लोन लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है। ये पैसे का जुगाड़ दो अलग अलग जगह से कर सकते हैं। पहला होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, यानी वो सोर्सेस जो मेजरली पैसे देने के लिए नहीं बैठे, पर क्योंकि आपने मांगे हैं तो ये आपको दे देंगे। इनका काम नहीं है पैसे देना, ये रजिस्टर्ड नहीं है पैसे देने के लिए, बस इनके पास बहुत सारा पैसा है, आपको दिख रहा है तो आप इनके पास जाके पैसे मांग रहे हैं। इनमें से कुछ है जमींदार, साहूकार, ट्रेडर यानी व्यापारी, और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। आपका कोई रिश्तेदार है जिसके पास बहुत पैसे है, आपको जरूरत पड़ गई तो आपने उसको फोन करके पैसे मांग लिए। ये है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। हमारा जो किसान है वो इनके पास ज्यादा डिपेंड रहता है, क्योंकि अगर आप इनसे पैसा लोगे तो आपको फॉर्मेलिटीज के नाम पर कुछ नहीं करना, जो कि बैंकों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, आपको इजीली लोन मिल जाता है। तीसरा, आपको कभी भी एनी टाइम लोन मिल जाता है। चौथा, कभी कभी आपको शायद कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि रिश्तेदार है या जानकार है। बट ये सबसे बड़ा नुकसान का फैक्टर बनता है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि अगर वो एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से लोन लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकानी पड़ती है। अगर मैं एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेके समझूं, तो अगर आप एक बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको कितना चार्ज करता होगा? 10%। पर अगर आप किसी साहूकार से, जमींदार से, व्यापारी से, या कभी कभी रिलेटिव से लोन लेते हैं तो वो आपसे चार्ज करेंगे 2%। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है,
बैंक 10% ले रहा है, रिश्तेदार या साहूकार 2% ले रहा है, तो हम तो 2% वाले पे जाएंगे। आप कैसे कह रहे हो ये अच्छा नहीं है? यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। कैच ये है कि इसके आगे शब्द होता है पीए और इसके आगे शब्द होता है पीएम, यानी ये 10% पूरे साल का लेता है और ये 2% हर महीने का लेता है। कई कई जगह तो 5%, 10% भी देखा हुआ है मेरा। अगर मैं इस एक एवरेज पकड़ के चलूं तो ये ऐसा नहीं, डिडक्टिंग पे नहीं चलते हैं, ये बेस अमाउंट पे लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। भाई तू कितना भी कर, मुझे तो 10% चाहिए तेरे बेस वैल्यू का, ठीक है? तो ये बन गया करीब 24% पर एनम, दुगने से भी ज्यादा। तो किसानों के लिए नुकसानदेह क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग ये बोलते हैं कि यार तू एक काम कर, तू मुझे मूल मत चुका पर अगले 5 साल तक तेरी जो भी खेती होगी उसका 30% मेरे पास रखवा जाना। क्या वैल्यू है उसकी, मार्केट रेट क्या है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, 30% रखवा जाना। तो किसान एक तरीके से फंस जाता है। वो ज्यादा पैसा कमा सकता है पर कमा नहीं पाता, क्योंकि इस उधार के चक्कर में, ऋण चक्र बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, हमारे पास एसएसटी हिंदी में थी तो ऋण चक्र बोला जाता है, इसके अंदर ये फंस जाता है और इसी में दबके रह जाता है। अब ये चीज सरकार को भी समझ में आती है कि यार गांव में लोग है ना इस चीज में अटक जाते हैं, तो हमारी सरकार ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का काफी प्रयास किया और उन्होंने डेवलप करे कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर किसान जाएगा और उसको लोन मिल जाएगा रजिस्टर्ड तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जहां पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा नहीं होगी और फॉर्मेलिटीज भी थोड़ी कम होंगी। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भारत के अंदर है? सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये जो शब्द है ना, इसको पकड़ो आप। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को कोऑपरेटिव शब्द से थोड़ा सा डर लगता हो, यार इसका मतलब क्या है? तो दो शब्द है ये, कोऑपरेटिव, को मतलब साथ में मिलकर, ऑपरेटिव मतलब चलाना। तो कोऑपरेटिव मतलब साथ में मिलकर चलाना। क्रेडिट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जिसको कई लोग मिलजुल कर चला रहे होते हैं। ये सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है और ये सोसाइटी मेनली हमारे किसान भाइयों को लोन देने का कार्य करती हैं और साथ साथ में ये उनको थोड़ी सी मदद भी करा देती है इन केस उनको किसी चीज की या नॉलेज की जरूरत है या कोई टेक्निकल नो हाउ के बारे में है, तो अगर इनको जानकारी होती है तो ये मदद भी करा देती है। इनका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम होता है और ये गांव में ही काम कर रही होती है, ठीक है? तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक अच्छा जरिया है जहां से लोन लिया जा सकता है। पर सीधी बात है, भारत में किसान कितने सारे, खेत कितने सारे, खेती कितनी होती है, तो एक जरिए से तो काम बनेगा नहीं और आप कितनी क्रेडिट सोसाइटी खोल लोगे? तो यहां पर कई और जरिए लगाना भी जरूरी है। उनमें से एक जरिया आता है आप लोगों का कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक सब जानते हैं, ऐसे बैंक जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं, बदले में आपको इंटरेस्ट भी देते हैं और जरूरत पड़ने पे किसी को लोन भी दे देते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी बैंक है, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, जितने भी बैंक आप जानते हैं जिसमें आपका खाता है, वो जनरली कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में ही आ रहे होते हैं। ये कमर्शियल बैंक मदद करते हैं लोन के लिए और साथ साथ में यहां पर है ना कुछ रिजर्व भी होता है, यार इतना तो प्राइमरी सेक्टर में ही लोन देना है, तो ये एक सपोर्ट का हाथ लगा रहे हैं किसको? क्रेडिट सोसाइटी को। और कमर्शियल बैंक का नेटवर्क काफी ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट सोसाइटी, तो ये ज्यादा एरिया कर सकते हैं भारत का। पर आप जानते हैं, हम जानते हैं कि यार ज्यादातर बैंक जो होते हैं ना वो शहरों में ही होते हैं, गांव में तो पोस्ट ऑफिस होता है या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा अच्छा गांव है तो वहां एसबीआई होगा। इसके ऊपर ज्यादा बैंक्स नहीं देखने को हमें मिलते हैं, मिलते तो बहुत एक का दुक्का ही मिल रहे हो। तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि आप शहरों में कुछ भी खोल दो ना, हमारा किसान तो गांव में बैठा है। आपने कहा उसको लोन लेना है, 10 बार चक्कर लगेंगे, 10 बार अगर वो चक्कर काटेगा इतना उसका पैसा लग जाएगा, इतना समय खराब हो जाएगा, उसकी खेती खराब हो जाएगी। तो अगर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो बिल्कुल जड़ पकड़नी पड़ेगी। तो जड़ पकड़ने का काम किया हमारे आरआरबी ने, रीजनल रूरल बैंक। ये रूरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इनका काम यही है कि गांव के लोगों को लोन देना, और ये खुलते भी गांव में ही, खुलते भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही है, ठीक है, सीधी पकड़ा करते हैं और ये गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लोन देने का काम कर रहे होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर के अंदर हो, बट रिलेटेड टू रूरल एरियाज ओनली, ठीक है जी। अब देखो क्या है, हम कितना भी कर ले, मतलब बैंक बैंक खोल दिए, पर कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। जैसे कमर्शियल बैंक की अकाउंटेबिलिटी क्या है? आरबीआई बैठा हो, कुछ किया तो मैं देख लूंगा, तो ये आरआरबी किसको सपोर्ट देंगे भाई? इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन पकड़ेगा? तो यहां पर हमारी सरकार ने 1982 के अंदर एक बैंक खोला जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बोला? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल यानी बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है पप्पा। ये कौन है? पप्पा। ये है एपेक्स बैंक। जैसे आरबीआई ना, वैसे ही एपेक्स बैंक है। किसका? गांव के डेवलपमेंट में काम करने वाले सभी बैंकों का ये पिताजी है। और ये देखता है कि पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, जहां पर लोन जाना चाहिए वहां जा रहा है नहीं जा रहा है, ढंग से लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, किसी इधर उधर के आदमी को लोन दे रहे हैं क्या, पकड़ लो, लाइसेंस कैंसिल कर दो इनका। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट इज द पप्पा ऑफ ऑल द बैंक दैट आर वर्किंग इन रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एरियाज। समझ में आ गया? ये सब करने के बाद अभी भी एक है ना, एक छोटी सी झिझक होती है किसानों में कि यार हम बैंक में जाएंगे, वहां समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे ज्यादा है, सीधी बात नहीं करते हैं, थोड़ा टेढ़ा बोलते हैं, थोड़ा घुमा देते हैं, थोड़ा भरोसा कम होता है। तो उस भरोसे को जगाने के लिए एक आखिरी प्रयास और किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूं, हमारे पास आसपास में करीब 50 किसान, 100 किसान है। ठीक है, अब हम सबको ये बात पता है कि यार हम सबके पास पैसा नहीं है, और हम सब अगर सेविंग भी करते रहेंगे तो भी कुछ होगा नहीं। तो क्या करा हमने? एक पूल बना लिया, खाता खुलवाया। ठीक है, एक नाम से खाता खुलवा लिया। अब हर किसान क्या करेगा? हर महीने उस खाते के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट कराए। कितने रुपए? 1000 रुपए डिपॉजिट कराए। मैं बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, 1000 रुपए हर किसान डिपॉजिट करा रहा है। ठीक है, तो जब 100 लोग डिपॉजिट कराए तो 1000 इंटू 100, ये हो गए 1 लाख रुपए। कितने हो गए? 1 लाख रुपए। अब समझना, जो किसान आपस में मदद नहीं कर सकते थे, खुद की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1000 रुपए बचते थे, अब वो जब इकट्ठे हो गए तो उनके पास हो गए महीने के 1 लाख। अब अगर किसी को जरूरत है तो वो उस व्यक्ति को सस्ती रेट पर, क्योंकि उन्हीं के आपस में ही है, सस्ती रेट पे लोन दे देंगे। सरकार भी इनकी मदद करती है। अगर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, रजिस्टर्ड है, तो सरकार आपको इजी टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करा देती है और फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराती है। मतलब आप खुद की मदद कर रहे हैं, उधर उधर भागने का प्रयास नहीं कर रहे। और इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है, ये मतलब बहुत ज्यादा कम होती है। मैंने भी एक जगह इंटरेस्ट रेट देखी थी, वो थी 0.6%। मतलब मैं तो शॉक हो गया था। मैंने कहा भैया इनसे ले लेते लोन तो 0.6%, पर वो देते किसको थे? मेंबर्स को ही। ठीक है, तो ये लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने का कार्य करते हैं, और आसपास के लोग होते हैं तो आपस में लोन दे देते हैं। जब इंडिविजुअली आप कुछ नहीं कर सकते तो इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे होकर काम कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो हो गए वो सारे सोर्सेज जहां से पैसा बनाया जा सकता है। अब हमारे किसान भाइयों के पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी? उनको एक चीज आती थी, एक चीज नहीं आती थी। जो आता था वो था खेती, जो नहीं आता था वो था बेचना। किसान खेती करेगा, बेचेगा थोड़ा ना। तो हमारा किसान का पूरा फोकस रहता है बढ़िया से बढ़िया खेती करें, पर उसको एक चीज कभी समझ में नहीं आती। वो था कि यार खेती भले ही अगर 100 किलो कर रहे हैं, अगर मैं बेचने पे दिमाग लगा लेता हूं तो शायद अगर मैं 2 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, उसको 5 रुपए के हिसाब से बेच सकता हूं। मतलब कम प्रोडक्शन में ज्यादा प्रॉफिट में निकाल सकता हूं अगर मैं बेचने के ऊपर फोकस करूं। पर बात वही है कि अगर वो बेचने पे फोकस कर लेगा तो खेती कौन करेगा? तो यहां पर एक चीज की रिक्वायरमेंट, एक चीज की जरूरत महसूस हुई, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर आप खेती के अलावा बाकी सब असेंबल करने से लेकर, स्टोर करने से लेकर, प्रोसेस करने से लेकर, आगे भेजो, पैक करो, ग्रेड करो, बांट दो और उससे पैसे बना लो, ये सारे काम करने का जिम्मा एग्रीकल्चर मार्केटिंग के इस कॉन्सेप्ट ने उठाया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि भाई किसान सिर्फ खेती कर, बाकी सब कोई और संभाल लेगा, तुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना, अब तेरे लिए कोई और बैठा। मतलब ये मान लो एक तरीके से किसान ने हायर कर ली 4-6 बंदे, जो सेलिंग का काम कर रहे हैं, सेल्समैन ऑफ किसान किसान। ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब किसान का मेन फोकस सिर्फ खेती था, उसको कुछ नहीं करना, बाकी सारे काम कोई और संभालेगा। ठीक है, ये सारी सर्विसेज को इंक्लूड करता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फार्म से उठाकर, खेत से उठाकर सीधा अल्टीमेट कस्टमर तक जेब में पहुंचा देंगे, उन सब में। पर ये कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है।
क्योंकि किसान एक तो फैले हुए हैं, भरोसा कम करते हैं साथ-साथ में और क्या कहते हैं लोन ले रखा है उन लोगों ने और आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो उनके फिक्स है कि इसी को बेचना है। तो इन सब प्रॉब्लम को सुधारने के लिए बहुत सारे मेजर लगाए गए, बहुत सारी जुगाड़ लगाई गई। क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी थी। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी किसानों के पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, खेत में खुला पड़ा रहता था, बारिश आ गई सब खराब। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, कोई बैलगाड़ी पे लाद के ले जा रहा है, थोड़ा बहुत तो सामान गिर गया, थोड़ा टूट गया, थोड़ा खराब हो गया, थोड़ा कुछ हो गया, ठीक है? मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं थी फार्मर के पास, पैसे नहीं थे फार्मर के पास। तो इन सब प्रॉब्लम को सुधारने के ऊपर लग गई हमारी सरकार। चलो भाई सुधारते कुछ ना कुछ करके और सुधारने के लिए बहुत सारे रिजल्ट लेकर भी आए। अब इन रिजल्ट्स को एक-एक करके समझते हैं कि कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट किया। सबसे पहला सॉर्टिंग हमने की रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू। अब ये रेगुलेटेड मार्केट क्या है कॉन्सेप्ट समझना। रेगुलेटेड मतलब मेरे हिसाब से मैं उसको चला रहा हूँ। रेगुलेटर होता है ना अपने हिसाब से कम ज्यादा करना। उसी हिसाब से ये रेगुलेटेड मार्केट है। ये एक ऐसा बाजार है जिसमें 3 तबके के लोग इंक्लूडेड हैं। कौन-कौन से? सबसे पहले आती है सरकार, दूसरा आता है किसान और तीसरा आता है ट्रेडर, व्यापारी जो किसान से सामान खरीद रहा है। इन तीनों को एक ही जगह लाके इस रेगुलेटेड मार्केट में खड़ा कर दिया। इसकी जो कमेटी थी उसमें इन तीनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनका मेन मकसद क्या है ध्यान से समझना कि हम मिडिलमैन से होने वाली परेशानी की भाई व्यापारी कोई भी रेट दे रहा है और किसान मान ले रहा है कि यार व्यापारी ने बोल दिया 2 रुपए के 100 किलो है भैया, बाजार में यही रेट है, अब तुम देख लो। अब किसान को लग रहा है यार ये मेरा जान पहचान वाला आदमी 10 साल से मेरे को बेच रहा है, ये कह रहा है 2 रुपए में, तो 2 रुपए में ही होगी, वो बेचता। तो यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, बाजार में 8 रुपए की रेट चल रही है। तो इन्होंने क्या करा, एक रेगुलेटेड मार्केट एक ऐसा एरिया बना दिया जहां पर सरकार, फार्मर और ट्रेडर ये तीनों एक जगह आते हैं और अपने सामान की ट्रेडिंग करते हैं, बेचते हैं, ले भाई बेचते हैं। अब उस बाजार में हर प्रकार का ट्रेडर है और कोई गलत रेट ना नहीं लिया इसके लिए कमेटी बैठी। तो अब क्या हो रहा है, सब चीजें एक कंट्रोल्ड एक रेगुलेटेड फॉर्म के अंदर चल रही। समझ में आ गया रेगुलेटेड मार्केट का कॉन्सेप्ट, तीनों को बिठा दिया, कमेटी बिठा दी। अब रेगुलेटेड मार्केट के अंदर ये सारा काम होना पॉसिबल नहीं है, किसान बहुत सारे हैं, खेत बहुत सारे हैं, बहुत गांव-गांव में फंसे हुए हैं, तो अब दूसरी चीज कोई चीज लानी पड़ेगी। तो दूसरी जो चीज लाए वो थे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। इसको ऐसे समझो कि किसानों ने अपने लिए कुछ मार्केटिंग वाले बंदे हायर कर लिए, जिनका मेन मकसद है बहुत सारे किसानों से सामान लेना, इकट्ठा करना और कलेक्टिवली बेचना। शब्द वापस से पकड़ना, कोऑपरेटिव, आपस में ऑपरेट की गई एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब कर रही है और ये सब आपस में मिलकर ही बनाई हुई है। इनका काम क्या होता है, छोटे छोटे किसानों से वो लेते हैं अनाज, इकट्ठा करते हैं और बल्क के अंदर बेचते हैं। ये कलेक्टिवली बेचते भी है और कलेक्टिवली खरीदते भी हैं। बेचते हैं फाइनल प्रोडक्ट, खरीदते हैं रॉ मटेरियल, बीज खरीद लिए, खाद खरीद लिए। अब क्या हुआ इससे, जब आप एक साथ 2000 किलो की बिड ले रहे हो तो आपको अच्छी रेट मिलेगी, क्योंकि इंडिविजुअली 50-50 किलो नहीं लेना। मैं बोलूं कि भाई एक ट्रेडर है जिसको 5000 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है, उसको आगे बेचना है। अब एक तरीका तो ये है कि 50-50 किलो 100 जगह से वो लेगा, कहीं अच्छे मिलेंगे कहीं खराब मिलेंगे। दूसरी एक ऐसी जगह है जो डायरेक्टली उसको 5000 किलो गेहूं देने को रेडी है, पर बोला 2 रुपए रेट ज्यादा लूंगा। अब ट्रेडर जो होगा समझदारी इसी में रखेगा, यार 100 लोगों के पास जाऊं, कोई माना कोई नहीं माना, कोई ये कोई वो कोई ऐसा कोई वैसा, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, समय भी खराब होगा, तो एक काम कर तू 2 रुपए ज्यादा ले दे दे। तो ये क्या हुआ, कलेक्टिवली बेचना। सिमिलरली जब बीज खरीदने की बारी आती है तो बोलते हैं भाई एक साथ 1000 किलो का ऑर्डर लगाना ना दे, तो कलेक्टिवली में फायदा होता है। तो किसान की पर यूनिट कॉस्ट क्या होने लग गई, कम होने लग गई। समझ में आ गया। इसके अलावा तीसरा हमारी सरकार ने जो शुरू करा वो था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बेसिक मतलब क्या होता है वो समझो। सरकार ने कह दिया कि हम आपके गेहूं इस रेट पर खरीद लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 100 किलो गेहूं मान लो 50 रुपए में हम खरीद लेंगे, एग्जांपल, ठीक है, कितने रुपए में, 50 रुपए में, 100 केजी 50 रुपीस। ये मैं एक्सपेक्टेड रेट नहीं बोल रहा हूं, बस मैं अपने अंदाजे से कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक बेस सेट हो गया बाजार में कि सरकार इतने में ले लेगी। सरकार क्या करती है इसको लेके, सरकार इसको लेके अपने गोडाउन, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके गोडाउन में इकट्ठा करके रख लेती है और यहां से सामान को आगे बेचती है। सरकार ने कहा कि हम 50 रुपए पर केजी के अंदर आपका सामान खरीदने को तैयार है, आप बाजार में चले जाओ। अगर आपको कोई 55 देता है, 60 देता है, 70 देता है, 80 देता है, 100 देता है, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिलता जो आपको 50 से ऊपर देगा,
तो हम आपका सामान खरीदने को रेडी बैठे। ठीक है, तो अब किसान के पास क्या हुआ, एक फिक्स जगह हो गई, कहीं दिमाग नहीं लगाना, सरकार के पास जाना और उस रेट में बेच डालना। हाँ, बाजार में अच्छी रेट मिल रही तो बात अलग है, पर एक फिक्स सेट हो गया कि यार मुझे इतना तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी कह ले। तो ये मिडलमैन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे, सरकार ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट शुरू करा। अगर आपको क्या कहते हैं किसान हैं और आपको फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, तो रेलवेज आपको काफी ज्यादा सब्सिडाइज रेट देती है। ठीक है, काफी कम रेट के अंदर आप अपने सामान को बेच सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, ये फायदा दे दिया। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार ने शुरू करा, जिसके अंदर फेयर प्राइस शॉप का कॉन्सेप्ट लेकर आए। फेयर प्राइस शॉप का मतलब क्या है? फेयर प्राइस शॉप, सही दाम वाली शॉप, राशन की दुकानें आपने देखा होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड होल्डर जो होते हैं, उनको सरकार बहुत सस्ते के अंदर गेहूं चावल अनाज दे देती है। 2 रुपए किलो में गेहूं दे दिए, 3 रुपए किलो में चावल दे दिए, 4 रुपए किलो में दाल दे दी, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी तक। ये क्या हो जाता है, ये सरकार की फेयर प्राइस शॉप है। इससे क्या है, जो बीपीएल कार्ड से नीचे वाले उनको भी खाना खाने को मिल जाता है। ठीक है, और सरकार का रोटेशन ऑफ क्रॉप्स चलता रहता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, इसके अलावा सरकार ने स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू करा। आपको पता है चावल की इतनी वैरायटी आती है जो शायद मेरे को पता भी नहीं है कितनी आती है। आधा चावल, पौना चावल, किनकी चावल, पूरा चावल और पूरा चावल, बासमती, दावत बासमती, पता नहीं कौन कौन से वैरायटी ऑफ चावल आने लग गए हैं बाजार में। अब ये वैरायटी से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से समझना। अगर आप अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का अनाज उगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का चावल उगा रहे हैं, तो अब आपको अच्छी रेट मिल रही है। तो नाउ योर रेट इज डिसाइडेड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट यू गिव। पहले क्या होता था कि भाई हाँ गेहूं है, 10 रुपए किलो दे जा। बोले नहीं बेटा, ये अच्छी क्वालिटी के गेहूं है, 15 रुपए लगेंगे। तो सरकार ने क्या करा, ग्रेडिंग करना शुरू कर दिया। तो अगर आप जितनी बेहतर ग्रेड में आओगे, सेम क्वांटिटी का उतना अच्छा प्राइस आपको मिलेगा। 10 किलो उगाए मान लो आपने, तो पहले 2 रुपए के हिसाब से चलो बिक गए। अब मेरी क्वालिटी अच्छी है तो मेरे को उसके 2 रुपए भी मिल सकते हैं, 4 रुपए मिल सकते हैं, 6 रुपए मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग कितनी अच्छी मेरी क्वालिटी है। तो किसान फोर्स हुए कि यार अब तो मैं अच्छी क्वालिटी के गेहूं, अच्छी क्वालिटी के चावल मुझे उगाने हैं, ताकि मुझे सेम प्रोडक्शन पे ज्यादा आउटपुट, ज्यादा पैसा मिल सके। इसको सरकार बेसिकली एक्सपोर्ट में यूज करती है, ज्यादा अच्छे जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर देती है, ताकि सरकार को भी अच्छा रेट मिल पाए, और लोकल को थोड़ा सा कम क्वालिटी वाले मिलते हैं। हम अतिथि देवो भव पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है ना, वो एक्सपोर्ट में चली जाती है, हम बचे हुए खाते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो, तो ये सब करने के बावजूद भी देखो, हमारा भारत इतना बड़ा है जिसका अंदाजा हम खुद नहीं लगा सकते। आपको कोई भारत की जनसंख्या का अंदाजा लगाओ ना, एक बार, मतलब मैं दिल्ली में नहीं रहता, पर दिल्ली के सरोजनी नगर में चले जाना, आप सोचोगे एक दो चार गलियों में इतनी भीड़ है, तो जब पूरे भारत की बात की जाएगी तो कितने लोग होंगे। मैं एक दो बार गया हूँ सरोजनी नगर, ये पालिका बाजार में, इतनी भीड़ होती है भाई साहब। दिल्ली में तो किसी भी कोने में पत्थर फेंको 5,000 लोग निकल जाएंगे, इतनी भीड़ है। तो सोचो पूरा भारत कितना बड़ा है, और दिल्ली बस एक बिंदु के बराबर का है हमारे मैप के अंदर। कितना बड़ा भारत है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, फिर भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत होता है, और लोग अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको किसी न किसी तरीके से और जगह प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट आता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसको, ज्यादा हिंदी हो गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब 4 लोग काम कर रहे हैं, 100 किलो उगा रहे हैं, 7 लोग काम कर रहे हैं तो भी 100 किलो उगा रहे हैं। तो जो 3 लोग हैं ना, ये काम नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतना का उतना ही हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सरकार ये बात जानती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनका मेन मोटिव है कि इन 3 लोगों को उठा के ऐसी जगह लगा दें जिससे भारत को भी प्रोडक्शन मिले, भारत को भी आउटपुट मिले, हमारा भी जीडीपी बढ़े। तो इसके लिए सरकार लेकर आई डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह भेजना। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट चालू किया गया, जिसके तहत हम जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको प्राइमरी सेक्टर में ही रखे और अलग अलग डाइवर्सिफाई कर दे, इधर भी काम कर ले, इधर भी काम कर, तू कर वही रहा है पर दूसरे तरीके से कर रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू शिफ्ट ऑफ क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। हम खेती बाड़ी से हटकर
दूसरे किसी एरिया में, मतलब सेकेंडरी टर्सरी नहीं, इंडस्ट्री में नहीं लगा रहे, प्राइमरी सेक्टर में तेरे को कोई और रोजगार के बारे में जानकारी दे देते, तो वो कर ले। तो तू इससे जुड़ा हुआ भी है, कुछ और तरीके से भी पैसे बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्रॉप फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहते ना, तो बहुत बड़ा का बड़ा हो जाता, इतने लोगों को नहीं संभाल पाते। तो हमने क्या करा, प्राइमरी सेक्टर में और बहुत सारे सोर्सेज ओपन कर दिए जिसके थ्रू लोग रोजगार ले सकते हैं। कौन कौन से सोर्सेज है इसके अंदर? दो चीजों पे अपन फोकस करेंगे। पहला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर ही दूसरा जुगाड़ बता दिया। यहां पर साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, इसका कॉन्सेप्ट चालू किया गया। देखो क्या होता था पहले, है ना, किसान 12 में से 8 महीने, 8 मंथ्स खेती करता था और 4 महीने खेती नहीं करता था। वो जमीन को मौका देता था कि अब वापस से जमीन जो है वो सारी न्यूट्रिशन गैदर करे, जो कि जरूरी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप 12 महीने अगर जमीन पे खेती करोगे तो चांसेस ये रहेंगे कि कुछ सालों बाद वो जमीन बंजर होने लग जाएगी। ठीक है, तो किसान के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था और बहुत पहले से चला आ रहा है। पर हमारी सरकार ने थोड़ा दिमाग लगाया और बोला कि थोड़ा सा साइंस लगाते हैं इसके पीछे। आपने अगर गेहूं का फसल उगाई तो कौन कौन से न्यूट्रिशन खत्म हो गए? अब कोई ऐसी फसल सोचो जिसको उगाने की वजह से उन सारे न्यूट्रिशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो क्या होगा? 8 महीने एक चीज की खेती, बाकी 4 महीने ऐसी चीज की खेती जिससे पुराने वाले न्यूट्रिशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहीं पे आया कॉन्सेप्ट ऑफ खरीफ, रबी, ये वाली जो अपन ने पढ़ी थी ना बचपन में, इन सारी क्रॉप्स का, कि आप ये उगा लो, उगा लो, आलू के बाद बचे 4 महीने में मान लो वाटरमेलन उगा लिया, या फॉर एग्जाम्पल टमाटर उगा लिया, कुछ और उगा लिया। अब इससे क्या हुआ, उसी खेत के ऊपर जो किसान 4 महीने फालतू बैठता था, वो 4 महीने और काम में लग गया, तो उससे उसकी भी इनकम बढ़ी और देश को एक्सपोर्ट आउटपुट भी मिलने लग गया। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके अलावा क्या करा, आप जमीन से कितना लोगे आप? तो सरकार ने दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में और लोगों को नो हाउ कराया, जो कि था प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से रिलेटेड, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, इस पे फोकस किया गया। आप क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह खोलिए, ठीक है, फिशरीज पे आप लोग काम कीजिए, मछली पालन पे आप लोग काम कीजिए, हॉर्टिकल्चर पे काम कीजिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फूल उगाना। आज आप देखोगे फूलों का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है जिसकी कोई से माने, इसमें गुलाब के फूल का बाजार तो इतना बड़ा बाजार है, आप मतलब लोग अरबपति बन चुके हैं उसको लेके, जिनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट आजकल हो गया है फूलों का, मेडिसिन प्लांट्स का, इनका, इसको अपन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और इसके अंदर भी रिवॉल्यूशन आया था, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इसको हम गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ऐसे दूध के रिवॉल्यूशन को व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसको लिख लेना कहीं, ठीक है। तो सरकार ने इन सारी जगह पे कॉन्सेप्ट शुरू करे कि यहां से लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाए। अब ये सब करने के बावजूद भी कुछ चीजें और हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप छठी से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। यानी आज यूज करो पर कल के लिए ध्यान रखो, हमें खत्म नहीं करना है। जितनी आपको जरूरत है आप ले लीजिए, बाकी बाकियों के लिए छोड़ दीजिए। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया गया। खेती बाड़ी में अगर अपन बात करें तो ये ध्यान रखा गया कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे आने वाले 20 सालों में जमीनें बंजर हो जाए, क्योंकि अगली जनरेशन को भी तो कुछ खाना है। मतलब आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो कुछ तो खाएंगे वो, ऐसा तो है नहीं कि पत्थर कंकड़ खा के काम चला लेंगे, उनको भी कुछ तो खाना पड़ेगा। तो अगर हम सब कुछ अभी यूज कर लेंगे तो उनके लिए फिर क्या बचेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया, ठीक है। और इसके लिए न्यूट्रिशन, जमीन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर लगाने चाहिए कौन से नहीं लगाने, इनके ऊपर काफी ज्यादा स्टडी की गई। इसके साथ साथ आजकल एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल तरीके से फार्मिंग, मतलब किसी भी इधर उधर के फर्टिलाइजर, केमिकल चीजें इनका इस्तेमाल ना करके हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करें, जिसमें जो प्रोडक्ट निकलेगा ना वो ऑर्गेनिक होगा, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल टॉक्सिक, सबसे फ्री होगा। अभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में, आपने देखा होगा, अगर आप जानते हो जितने भी लोग अमीर होते हैं ना,
ठीक है ना? जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं जिनके पास, वो एक काम ज़रूर करते हैं। वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है। ऑर्गेनिक का मतलब वो नहीं है कि एलोवेरा को डब्बे में डाल के दे दे एलोवेरा फेस वॉश, वो ऑर्गेनिक फेस वॉश, वो नहीं होता ऑर्गेनिक। ठीक है? घर पे पौधा लगाओ और उसको छील-छाल के उसको लगा लो, वो ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। ठीक है? तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जितने फ्रूट्स खाते हैं, वो नहीं खाते जो अपन खाते हैं। वो ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जो काफ़ी महँगे आते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी महँगे आने लग गए आजकल। ठीक है? मान लो अगर आपका टमाटर चल रहा है या सेब चल रहा है मान लो ₹150 किलो। तो आप बोले कि नहीं हमें तो उसी फार्म का चाहिए, या किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र नहीं लगाओ, कुछ नहीं लगाओ, ठीक है? तो बोले वो ₹300 ₹400 किलो है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। क्यों प्रमोट किया? क्योंकि सबसे पहले इको फ्रेंडली होता है। किसी भी तरीके का नुकसान ना ज़मीन को देगा, ना आसमान को देगा। खर्चा कम होता है क्योंकि आप महँगी-महँगी चीज़ें नहीं लगा रहे हो, ठीक है? कोई फर्टिलाइज़र आर्टिफ़िशियल नहीं लगा रहे हो। लेबर इंटेंसिव होता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोग काम ज़्यादा कर रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल कम होता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है लेबर इंटेंसिव है तो पैसा कम बन रहा है, पैसा भी ज़्यादा बनता है क्योंकि इन डिमांड है। अभी आप मानो तो करीब 10% जो है ना लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक फ्रूट्स को या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड HYV सीड। ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड है। तो बालक आपकी जो ये कक्षा है ना, यहाँ पर हम दे देते हैं उसको समाप्ति। आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर हो चुका है समाप्त। इसको खत्म करने से पहले बालकों, इट्स अ हाईली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो डू गो थ्रू इट और इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही नहीं बेस्ट सेलर बन गई भाई। ये मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अगर आप इसको अगले सेशन में देख रहे हो तो शायद कवर के डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में चले जाए, आपको वहां पर लिंक जरूर 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 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, MCQ मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमने टॉपिक को डिफ्रेंशिएट किया है उसी प्रकार से यहीं से मैंने उठाया है सब कुछ। ठीक है, और ये मैंने खुद ने लिखी है, थोड़ा सी पर्सनल टच है इसके अंदर। ठीक है, तो गो थ्रू इट, डू गो थ्रू इट, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ इसी तरीके से बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और बाकी सभी चीजें हमने कवर करा रखी है। चेक आउट दैट टू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बार बार हो गया।